हुकूमती एक तरह से फतह आज के दिन तो बहरहाल हुई है कि उन्होंने जो कवानीन रखे वो अपने पहले इत्तेहादियों को मना लिया और उसके बाद अब वो कानून साजी भी मुमकिन बना ली है। तो इसका मतलब है कि अब जो चाह रही थी हुकूमत उसकी तरफ पहला कदम तो उन्होंने उठा लिया। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन फिल वक्त हुकूमत की फतह समझी जाए कि जो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है सारे अमल में। इस वक्त तो यकीनन हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है। इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो ख़तरा था इमरान खान साहब को वो सड़कों पर नहीं था, कभी भी नहीं उस तरह से सड़कों पर आ, चाहे फजल रहमान साहब का धरना हो, ये बातें हो रही थी ना उस चेंज की कि जनाब इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, हमें यकीन दहानियाँ हो रही हैं, मुलाकातें हैं, मेरा ख्याल है वो सब चीज़ें दम तोड़ गई हैं। और अब इससे होगा ये कि अब जो 1.5-2 साल रह गए हैं उसमें इमरान खान साहब और ज़्यादा अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और उनके जो काफ़ी ज़्यादा बिल पेंडिंग चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पिछले आप देख लें 3 साल में उन्होंने जो मेन चीज़ें थी वो करवा ली हैं। अब लगता नहीं है, बज़ाहिर नहीं लगता कि अगले 2 साल उनको इस तरह की सिचुएशन कोई दोबारा इस तरह की होगी। फिर वो ऑर्डिनेंस से कहीं काम चला लेंगे, साल तो इसी तरह से कर लेंगे, 6 महीने का ऑर्डिनेंस आएगा, 6 महीने मजीद वो चल जाएगा। परेशानी, गुर्बत, ये सब ये सड़कों पर नहीं होने, लोग इनके लिए इसीलिए बाहर नहीं निकलते अपोजिशन के लिए। इनको जो मेन इनके पास स्ट्रेंथ थी वो इन हाउस इनके पास थी, यानी पार्लियामेंट के अंदर थी, तो पार्लियामेंट में ये बुरी तरह से आज नाकाम हो गए हैं। और उसी वजह से आपने देखा कि उसके बाद फिर वही जनाब नारेबाजी और एजेंडा फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर ये बड़ी फतह है उनकी हुकूमत की कि आज भी उनकी मेजॉरिटी है और वो अभी फतह तो है, लेकिन आगे आने वाले और इत्तेहादियों के साथ वो भी बड़े हंगामा खेज होंगे। नज़र कुछ इसी तरीके से आ रहा है कि ज़ाहिर अपोजिशन क्या करने लगी है। लेकिन अभी जो बात की थी कुंवर दिलशाद साहब ने, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। आपसे बात करूँगी रशीद रिजवी साहब, जब हम बात करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगी, ज़ाहिर जब उनके पास जाएगा, मैंने पहले सवाल किया था कि अपोजिशन अगर लेके जाती है, इसको चैलेंज करती है। अब इलेक्शन कमीशन अगर एक रेफरेंस बनाता है जो तकनीकी बुनियादों पर होता है कि टेक्निकली इस मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, टेक्निकली ये मशीन का सॉफ्टवेयर तब्दील किया सकता है या कुछ भी कोई ऐसे टेक्निकल जवाब बना के और एक रेफरेंस दायर किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस तरह कार्रवाई करेगा? ये मुझसे पूछ रही हैं? जी रशीद साहब, पहली आपसे बात पूछ तो रही ये हैं। है कि जब अगर अपोजिशन जी मैं समझता हूँ अपोजिशन इस कानून को चैलेंज करेगी तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पार्टी बनाना चाहिए ताकि वो भी अपना आके मौक़िफ़ वहाँ पेश करे। अगर सिर्फ उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया तो ये उनसे एक गलती होगी। मेरी तो मशवरा ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बना के पिटिशन दायर करे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी चीज़ें रखी जाएं कि जिस मुल्क में लोग अंगूठा लगा के बैलेट पेपर लेती है और उनको ये नहीं मालूम कि टिक मार्क करना है, क्रॉस करना है, किस खाने में करना है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डलवाएंगी तो नेचुरली वो किसी की मदद से करेंगे वोट और वो वोट उसी का होगा जो मददगार चाहेगा वही वोट डलवा देगा उनसे। ये सबसे ख़तरनाक मसला है कि पहले ट्रेनिंग इस नेशन की होनी चाहिए थी। कुछ इलेक्शंस कराते वो बाई इलेक्शंस के ज़रिए लोगों को एजुकेट करते। मैं समझता हूँ कि ये तो इतना ऑर्गेनाइज रिगिंग सिस्टम होगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल, किसी भी पार्टी की तरफ से इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फ्री एंड फेयर और वोट की सिक्रेसी का अमल जो आपने इंपॉर्टेंट बात की है वो है, और अब देख रहे हैं कि अपोजिशन वाकई पार्टी बनाकर इलेक्शन कमीशन को इसको करती है। लेकिन एक चीज़ सर, मैं क्योंकि सादा ये चीज़ जानना चाहता हूँ, बहुत सारे मामलात में हम ये देखते हैं कि जब अदालतों की जानिब रुजू किया जाता है तो एक लफ्ज़ होता है स्टे, इस्तिस्ना। तो स्टे अगर आप समझते हैं कि इस कानून पर मामला हो गया तो फिर अब तो वाकई आगे 1 साल रह गया है, इन पर हल्का बंदियाँ होनी हैं, हल्का बंदियों के बाद मामलात आगे फिर बढ़ने हैं। तो अगर ये स्टे के मामलात हो जाते हैं तो फिर तो अगला इलेक्शन मुमकिन ही नहीं होगा। रशीद रिजवी साहब, नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट 1 महीने में भी सुन के अगर चाहे तो एक साइड पे किसी न किसी तरफ फैसला कर सकती है।
अगर सुप्रीम कोर्ट ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस इशू में, तो वो तो 2 साल 3 साल लग जाएंगे। फिर तो इलेक्शन तो उस वक्त रुकेंगे ना जब सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे। सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं समझता। सर यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, स्टे दे दें तो फिर क्या इम्कान होगा, फिर हुकूमत को क्या करना होगा? फिर हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि डे टू डे चलाकर इसको केस को ख़त्म करें। अच्छा, अपोजिशन को भी यही चाहिए कि डे टू डे चलाएं, इसलिए कि अगर स्टे हुआ है तो आइन में एक प्रोविज़न है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो उसका टेन्योर पार्लियामेंट का 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो वो तो फिर पीटीआई की मेजॉरिटी इस तरफ जाएगी कि 1 साल और बढ़ाया जाए। सर यही है कि इस केस को जब दाखिल हो तो डे टू डे 25 दिन 30 दिन की हेयरिंग में ख़त्म कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि अपोजिशन किस तरह से इस केस आती है अदालत में और क्या तरीक़ाकार होता है। लेकिन एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात थे, मैं कुंवर साहब आपसे उन एतराज़ात में अब वो तमाम तरह एतराज़ात हैं वो अपने रेफरेंस के ज़रिए या कैसे वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब जा सकते हैं, ये आपका भी अंदाज़ा है। लेकिन एक चीज़ जो है कि वो वक्त की भी बड़ी कमी है तकनीकी बुनियादों पर। तो जब वो वक्त की भी कमी है और इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है, वो किस तरह की वोटिंग मशीन लेता है, वो किस तरह से वोटिंग मशीन लेता है, क्या तरीक़ाकार होता है, ये तो फिर इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है कि वो क्या तरीक़ाकार है। इसमें तो हुकूमत नहीं किसी भी तरह से वो उनको बता सकती है, डिक्टेट कर सकती है। देखिए, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी अहम बात यह है इसके अंदर कि हमारा जो आज कानून साजी हुई है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 2023 के इलेक्शन में आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है। उन्होंने कहा जी आइंदा इंतखाबात हो उस पर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करें। उसके ऊपर एक रोड मैप बनाएंगे इलेक्शन में पाकिस्तान को, कहेंगे जी हमें तो इसमें 5 साल चाहिए, हमें ट्रेनिंग देनी है, हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, हमने अभी लोकल गवर्नमेंट के लिए इंतखाबात करवाने हैं, फिर हमने डिलिमिटेशन करनी है, हमने इंतखाबी फहरिस्त की अपडेट करना है। तो हम ये जो आपके तकरीबन 4 लाख जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो एक्सपर्ट होंगे आईटी के, जिनको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, उनको ट्रेनिंग देनी है 4 लाख आदमियों को। हमारे पास तो टैब नहीं है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये तो नहीं हमने आपको की बात नहीं है, हमने 10 या 15 पोलिंग स्टेशनों पर हम करवा देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। बाकी जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे इंडिया ने 25 साल लगाए तो हमें कम से कम 5 साल दे दें कि वो हम तो इंडिया के एक सूबे के बराबरी है ना, हम तो अब मुल्क के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। तो वो कहेंगे हमें आप 5 साल दे दें, इंडिया ने 25 साल लगाए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा सिस्टम। फिर इसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी अगस्त 2023 में, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के सामने अपना ये पेश करेगी, वो बिल्कुल जामदार गवर्नमेंट होगी। वो भी कहेगा भाई ठीक है चंद हल्कों में करवा लें ताकि आइन की पासदारी भी हो जाए, आप अपना मैनुअल तरीके से इंतखाबात कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा हुकूमत को भी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अब बाकी रह गई हमारी अपोजिशन में तो मुझे एतमाद नहीं है, वो रात को कोई ना कोई गेम खेल के दाएं बाएं हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर रेफर भिजवा के अपनी सारी डिफिकल्टीज बताएं कि हमें ये परेशानियां हो रही हैं, ये तकालीफ है, ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि अब पार्लियामेंट ने पूरे नहीं किए, तो इसके देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको एक वजन देगी, राय देगी और इनके तरीके के मुताबिक इनको सपोर्ट भी कर देगी, गाइडलाइन भी दे देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।